तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज आपकी सेकंड क्लास है इंडियन पॉलिटी की। अभी तक हमने पढ़ा था, जितनी भी चीज़ें अभी हमने यहाँ पे समझी थी, उसमें हमने क्या समझा था कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई। ठीक है, कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी चार्टर एक्ट 1600 की बात करी, या दीवानी राइट्स की बात करी। उसके बाद कैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रेगुलेशन एक्ट स्टार्ट किया, जिसमें क्या करा उसने कंपनी पे रेगुलेट करने की कोशिश करी और पावर ऑफ सेंट्रलाइजेशन करने की चाहिए। इसमें क्या चाहा कि जितनी भी पावर है ईस्ट इंडिया कंपनी की, अब वो धीरे धीरे ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास जाए। उसके लिए हमने पिट्स इंडिया एक्ट भी पढ़ा, चार्टर एक्ट पढ़ा, जिसमें कि मोनोपोली ख़त्म कर दी गई थी किसकी, हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी की। अब वो सिर्फ टी और चाइना के साथ ही अपनी मोनोपोली रहेगी। ठीक है, तो यहाँ तक हम पहुँच गए थे चार्टर एक्ट 1830, जिसमें मोनोपोली की बात करी थी, टी ट्रेड इन चाइना। ठीक है, इस पिक्चर से आप समझ गए हो। बाकी उसकी जो नो ट्रेड मोनोपोली, ठीक है, अब ट्रेड में कोई मोनोपोली नहीं रही। इसके बाद क्या आया था, जो हमारा नेक्स्ट चार्टर एक्ट आया था, वो आया था 1833। तो याद रखना कि जब भी चार्टर एक्ट आते हैं वो कितने टाइम इंटरवल के गैप में आते हैं, 2020। ठीक है, 20-20 साल के अंतर में आते हैं। देखो 1813 के बाद 1833। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभी चार्टर एक्ट में यही है, क्योंकि इसमें एक चीज़ करी गई है, जो कि क्या करी है, ये फाइनल स्टेप था इनका किस चीज़ के रिलेटेड, सेंट्रलाइजेशन करने के लिए, सेंट्रलाइजेशन इन ब्रिटिश इंडिया। जो इंडिया था, ठीक है, इनको इसको ब्रिटिश इंडिया कहने लग गए थे। अब क्या कर रहे थे, सेंट्रलाइजेशन करते कि लास्ट जो इनका कहते हो फाइनल स्टेप कह सकते हो आप इसको। इसमें क्या करा, देखो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, अभी तक उनको चाय में और ट्रेड चाइना के साथ ट्रेड के लिए मोनोपोली रखी थी। लेकिन इस वाले एक्ट के थ्रू क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी से कह दिया, देखो नो मोनोपोली, अब आपकी कोई मोनोपोली नहीं है, ना तो आप चाय में रही, ना तो चाइना के साथ रही। तो मोनोपोली का आपका सारा जो अभी तक था वो खत्म हो गया। देखो इससे पहले वाले में क्या करा था, चाय में टी और चाइना वाला रखा था ना, इस बार वो भी कैंसिल कर दिया। अब उनकी वो पावर भी ख़त्म कर दी। दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट रही, अब इन्होंने क्या करा, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था ना, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, तो उसको क्या कर दिया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब देखो यहाँ पे एक विलियम बेंटिक बनाया है। ठीक है, ये मोटा मोटा आदमी दिख रहा होगा आपको। तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिक जो था, लॉर्ड विलियम बेंटिक ये पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना। ठीक है, इससे पहले हमने देखा था कि कैसे उन्होंने गवर्नर ऑफ बंगाल को ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया। अब यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो था आदमी, उसको क्या नाम दे दिया, नया नाम, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि अब इन्होंने क्या किया, ये सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर कर दी। अब उसने कह दिया जितना भी इंडिया का टेरिटरी है, वो सबका लीडर कौन है, लॉर्ड विलियम बेंटिक है। तो अब सारी पावर किसके अंदर दे दी गई, इसके अंदर दे दी गई। ऑल लेजिस्लेटिव सिविल मिलिट्री पावर सब किसके अंदर दे दी गई, इसके अंदर दे दी गई। इससे पहले वाले में देखो हम ये देख रहे थे कि भले ही आपका मुंबई था या मद्रास था ना, तो उनकी खुद की लेजिस्लेटिव पावर थी। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, जैसे अभी सेंट्रल गवर्नमेंट है इंडिया के अंदर, उनकी लोकसभा है, ठीक है, वो रूल्स बनाते हैं। लेकिन हमारी खुद की एक स्टेट गवर्नमेंट भी तो काम कर रही है ना, चाहे उत्तराखंड की है, यूपी की है, मद्रास की है, सॉरी उत्तराखंड की है, यूपी की है, बंगाल की है, या किसी भी तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, सब स्टेट की क्या है, अपनी भी एक गवर्नमेंट है। लेकिन अभी तक, और सब स्टेट की अपनी गवर्नमेंट अपने रूल्स भी बनाती है। तो इस समय क्या करा गया था सेंट्रलाइजेशन में, इसमें क्या किया था 1833 में, जो बंगाल, अभी तक हमने कहा कि बंगाल और मद्रास भी इसके अंदर काम करेंगे। लेकिन जैसे आप इस पिक्चर से समझ सकते हो, मद्रास और क्या कहते हैं बम्बई भी क्या बंगाल के अंदर काम करेंगे। लेकिन अब क्या हुआ था कि इन दोनों की पावर, जो मद्रास है और मुंबई है, उनकी पावर क्या कर दी थी, बिल्कुल ख़त्म कर दी गई थी। अब कहा था जो तुम्हारे लिए रूल बनाएगा वो सिर्फ कौन होगा, वो लेजिस्लेटिव गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ही, जो बंगाल का था वो सेंट्रल पावर बना दी गई। ठीक है, वही रूल बनाएगा, बाकी आप खुद से कोई अपने रूल नहीं बना सकते। दूसरी चीज़ इसमें एक और चीज़ है कि लॉ मेंबर्स को इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, तो लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लॉ, आप देख सकते हो ऐसे लॉर्ड मैक्यूले इसमें इंट्रोड्यूस किया था लॉ मेंबर की तरह। एक चीज़ ये भी इंपॉर्टेंट रहती है, एक और चीज़ इंपॉर्टेंट रहती है इसमें, कि अब जो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, देखो ईस्ट इंडिया कंपनी हमने सेंटर में लिखा है EIC, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी है। अब देखो राइट हैंड साइड उसमें देखो नो कॉमर्शियल वर्क टू ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी अब कोई कॉमर्शियल वर्क नहीं करेगी, मतलब कोई व्यापार नहीं करेगी। अब उसका काम क्या है, सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन का, ओनली एडमिनिस्ट्रेशन वर्क करेगी। और एडमिनिस्ट्रेशन वर्क भी किसके कहने पे करेगी, आपको पता ही है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के कहने पे, तुम सिर्फ हमारा काम संभालोगे। ठीक है, लेकिन तुम कॉमर्शियल बॉडी, जिस तरह से वो एक
व्यापार करने आए थे, अब वो चीज़ तुम नहीं करोगे। अब तुम सिर्फ क्या करोगे, एडमिनिस्ट्रेशन करोगे और वहाँ देखोगे, जो वो भी किसके कहने पे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के कहने पे। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि सारा पावर, कंक्लूजन क्या है, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। सारी पावर जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की थी वो क्या कर दी इन्होंने, कभी मोनोपोली खत्म करी, फिर मोनोपोली पूरी खत्म कर दी इनकी। अब जाके इनसे कहते हैं तुम कॉमर्शियल भी नहीं देखोगे, तुम सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन देखोगे। ठीक है, तो धीरे धीरे इनसे चीज़ें छीनते रहे और क्या करा, सारी पावर ईस्ट इंडिया कंपनी से किसने ले ली, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ले ली। अब इसके बाद जो रेगुलेशन होंगे, इसके आगे आने वाले रेगुलेशन नाउ विल बी कॉल्ड एज एक्ट, उन्हें क्या कहेंगे, एक्ट कहेंगे, क्योंकि अब वो किसके थ्रू पास होंगे, पार्लियामेंट ऑफ ब्रिटिश के थ्रू पास होंगे। उसमें किसके सिग्नेचर होंगे, क्राउन के सिग्नेचर होंगे। तो यहाँ से उसको क्या कह दिया कि अब उसको कहा जाएगा, एक्ट कहा जाएगा। ठीक है, अब जैसे उसके नेक्स्ट चीज़ देखो, अब लीगल एडवाइजरी वाली बात करिए, लीगल एडवाइजरी लॉ मेंबर वाली बात करी थी, इसमें ज़्यादा ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहता है। तो चीज़ समझ लो ना, कैसे कैसे धीरे धीरे इन्होंने चीज़ अपने पास लेनी शुरू कर दी थी। यहाँ पे एक और चीज़ इंपॉर्टेंट आती है चार्टर एक्ट 1833 में। यहाँ पे क्या कहा जाता है कि ओपन कंपटीशन कर दो सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट। जैसे सिविल सर्वेंट आज की डेट में हम सिविल सर्वेंट कहते हैं, तो IAS PCS इन लोगों को कहते हैं। तो इस चीज़ के लिए ये मांग उठने लगी कि इसका ओपन कंपटीशन कर दो, कि इंडियन स्टूडेंट भी यहाँ पे बैठ सकते हैं और वो भी कोई भी पोजीशन हायर कर सकते हैं। लेकिन बाद में क्या हुआ, कोड ऑफ डायरेक्टर ने यहाँ पे मना कर दिया और इस चीज़ को खारिज कर दिया कि नहीं, इंडिया वालों के लिए अभी सिविल सर्वेंट पोजीशन नहीं खोली जाएगी। वैसे इसकी जो पहली बात हो गई थी चार्टर एक्ट 1833 में हो गई थी, लेकिन फिर अगले चार्टर एक्ट में बहुत मांग उठी, तो अगले चार्टर एक्ट में वो पास हो गया था। उसका हम आगे पढ़ते हैं। देखो, अब चार्टर एक्ट 1853 की बात आती है। ठीक है, उसके बाद अब देखो, आपने यहाँ से देखा होगा 33 के बाद नेक्स्ट 20 ईयर ऐड करोगे तो आपका 1853 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या आता है, अब चार्टर एक्ट जो हमारा दूसरा आया है वो आया था आपका 1853। तो इसमें क्या चीज़ इंपॉर्टेंट रहती है, ये चीज़ आप पिक्चर के थ्रू समझ रहे होगे। देखो मैं आपको समझाता हूँ। तो अब क्या था, देखो गवर्नर जनरल हमने बात करी, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन चुका है अब। ठीक है, अब क्या हुआ, गवर्नर जनरल ऑफ जो इंडिया है, उसकी जो काउंसिल होती है, उसकी जो काउंसिल कह सकते हो आप, जैसे कि उसकी जो सभा होती है ना, तो उस सभा में इन्होंने क्या किया, सेपरेशन किया, पावर का सेपरेशन भी किया। किस टाइप से, कि इजी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सेपरेशन करते थे। इन्होंने क्या किया, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई और एग्जीक्यूटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं, आप थोड़ा सा इसको समझिए। ठीक है, लेजिस्लेटिव वो होते हैं जो लॉ बनाते हैं। ठीक है, जो कानून बनाते हैं उसे हम कहते हैं लेजिस्लेटिव बॉडी, और जो एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है वो क्या करती है, उसको इम्प्लीमेंट करती है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि मैंने आपको कहा था हिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना हम, किसकी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इंडियन पॉलिटी की, कि हमारा संविधान कैसे बना। तो इस चीज़ के लिए ये इंपॉर्टेंट रहता है। देखो यहाँ पे पहली बार लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव टर्म आ रखे हैं, तो ये चीज़ें आज की डेट में हमारे पास हैं। हम देखते हैं जैसे जैसे भी हम अपने, अगर हम सेंट्रल लेवल की बात करते हैं, तो हम जैसे हम जिस भी MP को चुनते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चुनते हैं, वो क्या होता है, लेजिस्लेटिव बॉडी के अंदर आता है। फिर लेकिन प्रधानमंत्री क्या करेंगे कि अपनी एक काउंसिल बनाते हैं। ठीक है, उस काउंसिल के अंदर उन्होंने जैसे डिफेंस मिनिस्टर चुन लिया, कोई फाइनेंस मिनिस्टर चुन लिया, कोई रेलवे मिनिस्टर चुन लिया। तो मिनिस्टर क्या कर रहे हैं, उनको क्या कर रहे हैं, सेपरेटली चूज कर रहे हैं। तो ये एग्जीक्यूटिव बॉडीज हो गए। तो लेजिस्लेटिव बॉडी लॉ बना रहे हैं, बनाए अच्छी में, क्योंकि साइन लेजिस्लेटिव के होने चाहिए। ठीक है, लेजिस्लेटिव लोग क्या कर रहे हैं, लॉ बना रहे हैं, और एग्जीक्यूटिव लोग क्या कर रहे हैं, उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे समझो कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव दो ग्रुप बना दिए गए थे, सेपरेट कर दिए थे। ठीक है, हमने स्प्लिट कर दी थी, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की काउंसिल क्या करती थी, हमने स्प्लिट कर दी, जो उसकी सभा थी उसको हमने स्प्लिट कर दिया। हमने कहा कि एक इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल हो जाएगी, और जितने बाकी लोग बच्चे वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में आ गए। जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है वो क्या करेगी, एडमिनिस्ट्रेशन देखेगी। ठीक है, इसमें हमने लॉ मेंबर को भी हमने परमानेंट रख दिया। लॉ मेंबर इसलिए इंट्रोड्यूस करना पड़ता है कि कोई भी हम काम कर रहे हैं वो लॉ के थ्रू कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इस चीज़ के लिए एडवाइस कौन करता है, लॉ मेंबर काम करता है। जैसे यहाँ पे एडवाइजर हमने देखा होगा, लीगल एडवाइजर रखा ना, तो वही चीज़ हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो अब इसको हमने परमानेंट कर दिया। और हमने दूसरी तरफ देखा कि जो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल है, वो उसमें क्या था, उसको हम मिनी पार्लियामेंट भी कहते हैं। जैसे आप पार्लियामेंट में आप देखते होगे कि लोग होते हैं ना, तो उसको हम मिनी पार्लियामेंट कहते थे, क्योंकि उसमें लेजिस्लेटिव लोग थे। और हमने एक और चीज़ इंट्रोड्यूस करी इसमें, इसको हम एक चीज़ और भी कहते थे, क्या कहते हैं हम इसको, क्या कहते हैं, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते थे, क्योंकि हमें सेंट्रल की बात होगी ना। मैंने क्या बताया आपको, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाली बात हो गई। अब उसको हमने सेंट्रल पावर बना दिया। ठीक है, हमने मुंबई और मद्रास से सारी पावर खींच ली। हमने कहा जो भी सारी पावर है अब किसके पास है, बंगाल वाले के पास है। बंगाल वाला कौन हो गया, अब सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह काम कर रहा है। अब इसमें अलग अलग फॉर्म होते हैं, आपको बताना बाद में बताऊंगा, कि जैसे आप यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पढ़ते हो,
जैसे ब्रिटेन में वहाँ क्या होता है, यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, वहाँ कोई स्टेट की अपने लेजिस्लेटिव नहीं होती, स्टेट की अपनी कोई विधानसभा नहीं होती, वहाँ क्या होता है सेंट्रली सबके लिए डिसीजन लेता है और वही सबके लिए अलाउ होता है, ठीक है। अब वो चीज़ इंडिया में नहीं है, इंडिया में क्या है, हर स्टेट के पास अपनी अपनी लेजिस्लेटिव पावर है, विधानसभा है, और सेंट्रल गवर्नमेंट की अपनी है। तो अभी यहाँ पे जो काम चल रहा है काउंसिल का सेपरेशन होने का, वो किसका चल रहा है, बंगाल का चल रहा है। अभी हमने बंगाल को क्या माना है, यहाँ पे सेंट्रल पावर माना है, तभी इसका नाम सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा गया हमने, ठीक है। इसी को हमने मिनी पार्लियामेंट कहा है, क्योंकि अभी ये सभी के लिए क्या बना रही है, डिसीजन बना रही है, तो इसको हमने मिनी पार्लियामेंट भी कहा है। और इसमें हमने क्या किया, देखो अब हम जो लॉ बनाएंगे यहाँ पे, अब हम सेंट्रल बॉडी कह दी है, अब सेंट्रल बॉडी कह दिया तो हम लॉ मुंबई के को देख के भी बना रहे हैं और मद्रास को देख के भी बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, लोकल रिप्रेजेंटेशन का भी हमने क्या करा, इन्वॉल्वमेंट रखा है, किसमें, आईएलसी, आईएलसी मतलब इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में। हमने क्या करा, प्रोविंसेस, प्रोविंसेस किसे कहते हैं, जैसे आज के डेट में हम स्टेट कह रहे हैं, तो उस वक्त प्रोविंसेस कहते थे। तो प्रोविंसेस का देखो MBBA, इसका फुल फॉर्म क्या है, M फॉर मद्रास हो गया, B फॉर बॉम्बे हो गया, अगेन जो दूसरा B है उसका हो गया बंगाल, और A फॉर आगरा। ये 4 प्रोविंसेस थे, इन प्रोविंसेस से भी हमने क्या लिए, एक एक रिप्रेजेंटेटिव लिए, क्योंकि कल के दिन आपका इनसे रिलेटेड कोई लॉ बना रहा है तो ये भी अपने रिप्रेजेंटेटिव इनके भी होने चाहिए ना, तो वही लिए। सुप्रीम कोर्ट का हमने जज लिया, एक्स ऑफिसो लिया, ठीक है। और 2 मेंबर क्या करे, नॉमिनेट करे, किसने, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ने। तो इस टाइप से इन्होंने मिनी पार्लियामेंट बनाई, जो कि क्या करके पूरे डिसीजन बनाती थी। अभी आप इसको इतना ही समझिए, ठीक है। इसमें आपको सब समझ में आ जाएगा कि इसमें है क्या, ये अलग अलग प्रोविंसेस से चीज़ें ली गई, लोग ले गए, क्योंकि हमने क्या बनानी है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट आपने देखा होगा कि जो भी हमारी लोकसभा बनती है वो क्या एक ही जगह से बनती है, सभी स्टेट से लोग आते हैं ना। तो उसी प्रकार यहाँ पे भी सभी स्टेट से लोग आए, उन्होंने क्या करा, लॉ किसके लिए बनाएंगे, क्योंकि वो सभी देश के लिए बना, पूरा देश के लिए बना रहे हैं। तो वैसे ही यहाँ भी क्या हो रहा था कि जो मिनी पार्लियामेंट है वो क्या कर रही है, लॉ बनाएगी तो सभी के लिए बना रही है, तभी उनकी जरूरत पड़ी हमको लोकल रिप्रेजेंटेटिव की। तो याद रखना, लोकल रिप्रेजेंटेटिव वाला टर्म किसमें आया था, चार्टर एक्ट 1853। अब देखो एक और चीज़ इंपॉर्टेंट थी, यहाँ पे आप क्या हो गया था, मैंने आपको बताया था 1833 में सिविल सर्वेंट के पहले हाँ हुई थी कि हाँ भाई ओपन कंपटीशन कर सकते हैं, लेकिन फिर बाद में क्या होते, कोड ऑफ डायरेक्टर ने कहा कि नहीं, तुम नहीं बैठ सकते। लेकिन यार चार्टर एक्ट में क्या हुआ था, चार्टर एक्ट 1853 में यहाँ पे लोगों की डिमांड थी, तो ठीक है इसको माना गया, और क्या कहा कि यस, कि अब इंडियंस भी सिविल सर्वेंट एग्जामिनेशन में बैठ सकते हैं। देखो आप पिक्चर से समझो कितना अच्छा होता है, यहाँ पे सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का पहला बनाया है, ठीक है। नीचे क्या लिखा है देखो, आमिर खान, अब मैं भी ICS इंडियन सिविल सर्विस बनूंगा, थक गया लगान दे दे के, ठीक है। अब ये भी कह रहा है कि मैं लगान दे दे के थक गया, अब मैं भी सिविल सर्विस निकालूंगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे आप क्या है, लोकल इंडियंस भी अलाउ हो गए थे कि वो सिविल सर्विस का एग्जामिनेशन दे सकते हैं। इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ज़्यादा कुछ नहीं है, जैसे बगल में आपको बता रहे हैं कि जो लोअर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन होते थे, जैसे और कोई पोस्ट होती थी, वो ओपन थी इंडिया के लिए पहले, लेकिन अब क्या हो गया, अब सारे इंडियन के लिए हायर जो सिविल सर्वेंट की पोजीशन है, तो वो क्या हो गई, वो भी खुल गई, ठीक है। अब उसमें भी वो एग्जामिनेशन दे सकते हैं, ठीक है। सत्यनाथ टैगोर जो क्या है सबसे पहले सिविल सर्वेंट रहे थे, बने हैं, ठीक है। तो इस चीज़ के बारे में बात करी गई है। तो आप हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम देखो कहाँ तक पहुँच चुके हैं, हमने देख लिया रेगुलर, हमने ईस्ट इंडिया कंपनी अंडर क्राउन कहाँ तक पहुँच गए हैं हम, 53 आपका कंप्लीट कर दिया है, चार्टर एक्ट 1853 हमने आपका कंप्लीट कर दिया है, ये सारी यहाँ तक पहुँच गए। अब हम जो नेक्स्ट चीज़ है वो क्या है, आपकी बात करेंगे क्राउन रूल। लेकिन क्राउन रूल से पहले आप ये समझो, सबसे उसके बाद हुआ क्या, जब 53 वाली चीज़ें हुई, लेकिन याद रखना कि जो 53 हुआ, चार्टर एक्ट 1853, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने कुछ क्लियरली डायरेक्शन नहीं दी है कि आगे हम चार्टर एक्ट कब लाएंगे। जैसे हर बार क्या होता था, वो बताते थे कि हम नेक्स्ट 20 ईयर में इतने में आपका चार्टर एक्ट लाएंगे, और उसमें कमेटी बैठती और काम करती थी और ये चीज़ें रूल पास करती थी। लेकिन इस बार क्या हुआ, गवर्नमेंट ने ये ठान ली थी कि हमने करीबन करीबन सारी पावर ईस्ट इंडिया कंपनी से ले ली है, अब हम नेक्स्ट चार्टर एक्ट नहीं लाएंगे। और उन्होंने कहा कि जितनी भी अभी पावर है, जो भी काम कर रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी काम कर रही है, लेकिन जैसे वो एडमिनिस्ट्रेटिव काम करने लग गई थी ना, अब हम कब जब 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 हमारी मर्जी होगी हम उससे पूरी पावर ले लेंगे। तो उन्होंने नेक्स्ट चार्टर एक्ट की कोई बात नहीं कही थी। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि 1857, आप लोगों ने सुना होगा 1857, तो यहाँ पे यार इंडिया में क्या हो गया, रिवॉल्ट हो गया 1857 में, ठीक है। 1857 में क्या हो गया, रिवॉल्ट हो गया था। अब जैसे आपकी इन चीज़ों में आपको आप लोगों ने थोड़ा पढ़ा होगा, लेकिन मैं फिर ये इसकी डेप्थ जाने के लिए आपको हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। लेकिन हिस्ट्री क्या है, मैं आपको हिस्ट्री के उसमें पढ़ाऊंगा। अभी पॉलिटी चल रही है, तो जैसा आपने सुना होगा टीपू सुल्तान, रानी लक्ष्मीबाई, कैसे कैसे सब लोगों ने क्या कहते हैं, इंडिया की मंगल पांडे, इन सब के नाम सुने होंगे, कैसे 1857 1857 के रिवॉल्ट में इनका योगदान रहा।
इन्होंने अपना भूमिका कैसे कैसे निभाई और कैसे ये मार्टियर हो गए, कैसे ये शहीद हुए, ठीक है। इस चीज़ को लेके फिर वो आपकी हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी हमारी जो पॉलिटी के हिसाब से ये है, आप इतना समझो कि जैसे इंडिया में इतनी सारी चीज़ें रिवॉल्ट होने लग गई थी, इतना रिवॉल्यूशन होने लग गया था, इतनी क्रांतिकारी कारी एक्शन मतलब वो आया आपका एक पीरियड आया जिसमें 1857 में हर कोई लड़ने लगा ना। तो इससे क्या लगा कि अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये लगा कि ये समय है अब चीज़ों को सेटलमेंट करा जाए, कैसे चीज़ों को शांत करा जाए, इनके गुस्से को शांत करा जाए, इनके एग्रेशन को शांत करा जाए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कह दिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी से उनको क्या कर दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी को लात मार दी। लेकिन कहने के लिए क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी तो खाली आदमी था, कंधे में बंदूक किसने रख दी थी, ब्रिटिश ने रख दी थी। उसने कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की उससे ये प्रॉब्लम आ रही है, ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा देते हैं। अब हम क्राउन जो है सारी पावर ईस्ट इंडिया कंपनी से लेके अब हम आप पे राज करेंगे, ठीक है। तो इससे और थोड़ी इन लोगों ने क्या करी, कुछ ऐसी ट्रीटी कहा कि जैसे आपसे कहा कि अब कोई भी कोई नई जमीन क्राउन रूल नहीं लेगा, जो टेरिटरी अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की के अंदर थी अब वही हमारी होगी, हम उससे आगे राज नहीं करेंगे। लेकिन ये सिर्फ कहने तक की बातें थी, उनके उसके बाद भी इनके एक्शन वैसे ही थे जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के थे। तो आगे क्या होता है, अब इन्होंने कहा कि जितने भी ईस्ट इंडिया कंपनी को हटाया और उसकी सारी पावर क्या कर दी, अपने पे ट्रांसफर कर दी, ठीक है। अब हम किसके अंदर आ गए, ब्रिटिश क्राउन के अंदर आ गए, ठीक है। अब ब्रिटिश क्राउन के अंदर आ गए तो इन्होंने क्या करा, देखो उस वक्त गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, सेंट्रल पावर हमने बना चुकी थी ना एक गवर्नर, बंगाल में हमने क्या गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया उसको, जिसको हमने सेंट्रल पावर कह दी। वहाँ पे बंगाल का भी अपनी पावर होगी, लेकिन क्या हुआ, सेंट्रल पावर हमने एक बना दी, ठीक है, नई पावर बना दी। अब इन्होंने क्या कहा, ठीक है। अब देखो आप पिक्चर से समझते रहो, रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ, उसमें क्या हुआ देखो आप, इसमें देखना मेरठ, दिल्ली, कानपुर, झांसी, अवध, कलकत्ता में क्या होगा, यहाँ पे इनके ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए क्या होने लग गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बहुत सी लड़ाई हुई, इसमें बहुत लोगों ने अपना योगदान दिया। उसके बाद क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया, ठीक है। 1858 जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अब देखो क्राउन था, क्राउन क्या ब्रिटिश पार्लियामेंट होती है। अब वोट उन्होंने क्या करा, सबसे पहले अबॉलिश ऑफ डायरची, उन्हें डायरची मतलब ड्यूल, जो गवर्नमेंट आपको बताई थी मैंने, कहाँ पे स्टार्ट हुई थी, पीछे पे आपको स्टार्ट हुई थी पिट से इंडिया में, जहाँ पे डबल गवर्नमेंट की बात करी थी, जहाँ पे कोड ऑफ डायरेक्टर के ऊपर से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आ गए थे, तो इन्होंने ये पोजीशन को हटा दिया। अब इन्होंने कहा कि अब सीधे ब्रिटिश गवर्नमेंट तुम पे क्या करेगी, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पे रूल करेगी, ठीक है। उससे पहले देखो इन्होंने क्या करा, टोटल ट्रांसफर ऑफ इंडियन टेरिटरी टू क्राउन, ठीक है। जितनी भी इंडिया की टेरिटरी है वो किसको सौंप दी गई, क्राउन को सौंप दी गई, ठीक है। मेन चीज़ क्या था ना यहाँ पे, आप ये समझो, इन्होंने आदमी वही रहे, बस पोजीशन चेंज कर दी। जैसे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है, उसका नाम अब इन्होंने क्या दे दिया, वैसरॉय ऑफ इंडिया, ठीक है। जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था उसका नाम वैसरॉय ऑफ इंडिया दे दिया। और वो कौन बना, पहला लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग पहला आदमी था जो वैसरॉय ऑफ इंडिया बना, ठीक है। अब इन्होंने क्या करा, चीज़ें किसके पास आ गई, क्राउन रूल के पास आ गई। दूसरी चीज़ इन्होंने करी कि अबॉलिशन ऑफ डायरची, डायरची क्या करी, अबॉलिश करी, मतलब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने इनको क्या करा, हटा दिया। अब इन्होंने क्या किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट तुम पे डायरेक्ट राज करेगी। और दूसरी चीज़ इन्होंने क्या देखा, क्या चीज़ इंट्रोड्यूस करी, एक नया ऑफिस इंट्रोड्यूस किया, इंडिया नाउ टू बी अ गवर्न डायरेक्टली बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट थ्रू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। इन्होंने नई एक ऑफिस बनाया जिसका नाम था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, जो कि क्या है, ब्रिटिश पार्लियामेंट में रहेगा, जो कि क्या रिस्पॉन्सिबल होगा कि इंडिया में होने वाले सारे एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा। मतलब वो क्या करेगा, डायरेक्टली इसको अब गवर्न करेगा वैसरॉय को, जहाँ पे गवर्नर ऑफ इंडिया लिखा है वहाँ पे क्या हो जाएगा, वैसरॉय हो जाएगा। अब यहाँ पे से समझो, देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट न्यू ऑफिस बना, किसमें, इंग्लैंड में नया ऑफिस बनाया गया जिसका नाम था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। उसको हमने क्या कर दिया, अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बना दिया इंडिया के लिए, तो हमने उसको काउंसिल ऑफ इंडियन, मतलब हमने उसको 15 मेंबर दे दिए, उस 15 मेंबर का लीडर किसको बना दिया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के लिए, ठीक है। वो चेयरमैन हो गया, बाकी उसको 15 जने और दे दिए जो कि क्या करेंगे, उसको असिस्ट करेंगे कि कैसे इंडिया के अंदर काम करना है। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, उसको हमने क्या बना दिया, वैसरॉय बना दिया, ठीक है। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को हमने क्या बना दिया, वैसरॉय बना दिया, और वैसरॉय का नाम क्या है, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। अब इसको 15 क्राउन ने क्या किया,
15 लोग दे दिए जो कि क्या करेंगे, इसको असिस्ट करेंगे कि कैसे इंडिया के अंदर चीज़ों को सॉल्व करना है। और वेस्टराय के अंदर क्या हो जाएंगे, सारे प्रोविंसेस ऑफ इंडिया आ जाएंगे। प्रोविंसेस मतलब जितने भी वहाँ पे उनके गढ़ है, ठीक है, जैसे जैसे स्टेट कह सकते हैं प्रोविंसेस को उस समय। तो जितने भी रीजन है वो सारे किसके अंदर आ जाएंगे, वेस्टराय ऑफ इंडिया के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, अब इतना तो आप समझ गए होंगे। आगे चलो, इसके बाद आता है इंडिया काउंसिल एक्ट 1861। ये चीज़ें आप ऊपर डायग्राम से सब समझ रहे होंगे कि कैसे चीज़ें नेक्स्ट आ रही हैं। जैसे इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 है, यहाँ पे 1 प्रिंट होना मिस हो गया है। तो उसके बाद क्या आता है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। अब देखो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है ये समझना। हाँ, जैसे इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में पावर ऑफ वेस्टरॉय, और वेस्टरॉय की क्या क्या पावर है और क्या क्या काम हुए वो आप यहाँ पे समझना। देखो फर्स्ट पॉइंट में आप जाओ, इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल की हम देखो हमने बात करी थी किस वक्त, चार्टर एक्ट 1853 में, जहाँ पे हमने सेपरेशन करा था लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव को। अब क्या हुआ देखो, उस वक्त क्या था, इसने क्या करा, उस वक्त था कि 6 मेंबर थे। अब क्या हुआ, लेजिस्लेटिव काउंसिल को इसने क्या करा, इस समय लार्ज कर दिया था। क्या लार्ज कर दिया, देखो यहाँ पे कर दिया इनलार्ज, एनलार्ज फ्रॉम 6 to 12। अब 6 जहाँ पहले मेंबर थे अब क्या हो गए, 12 मेंबर हो गए। अब नॉन ऑफिशियल मेंबर कोई भी रखा गया जिसकी 2 year टेन्योर था। ठीक है, नॉन ऑफिशियल मेंबर क्या होते हैं यहाँ पे, इंडियंस। इंडियन को कहा गया कि नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। ठीक है, यहाँ पे उनको इंट्रोड्यूस किया। 3 members टू बी नॉमिनेटेड बाय वैसराय, वैसराय के द्वारा 3 मेंबरों को नॉमिनेट किया। सर दिनकर राव, राजा ऑफ बनारस और महाराजा ऑफ पटियाला, इन लोगों को इंट्रोड्यूस किया। नॉमिनेट करना मतलब जब हम किसी को बिना इलेक्ट करे, मतलब जैसे कोई वैसराय वो क्या करेगा, नॉमिनेट करेगा कि तुम आओ तुम आओ तुम आओ। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इंडियन काउंसिल, इंडियन सेंट्रल में क्या करा, लेजिस्लेटिव काउंसिल में इन लोगों को इंट्रोड्यूस किया। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि इंडिया में इंडिया फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस इन गवर्नमेंट। ठीक है, इंडियंस जो थे पहली बार यहाँ पे क्या हुए थे, गवर्नमेंट में इंट्रोड्यूस हुए थे। आज से पहले जो भी रूल बने थे, जैसी भी कोई भी लेजिस्लेटिव या एग्जीक्यूटिव बॉडी थी, उसमें इंडियन लोगों की इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। लेकिन फर्स्ट टाइम क्या हुआ कि इन्होंने इंट्रोड्यूस किया किसको, इंडियंस को अपने मतलब लेजिस्लेटिव में। ठीक है, दूसरा पॉइंट आओ, देखो एग्जीक्यूटिव काउंसिल। उस वक्त जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसको वो 4 लोग थे उसमें, अब उसमें क्या कर दिया, 5 लोग कर दिए गए थे। जो 5वां लोग इंट्रोड्यूस किया था उसमें एक वो क्या हुआ, फाइनेंशियल मेंबर था। ठीक है, फाइनेंस देखेगा। ठीक है, फाइनेंस कौन देगा, जो फाइनेंशियल मिनिस्टर कह सकते हो आप, उस चीज़ को इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग के अंदर ये चीज़ हो रही है। अब देखो पॉइंट नंबर 3 में आओ, रिकॉग्नाइजेशन टू पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो सिस्टम को यहाँ पे हमने क्या करता है, इंट्रोड्यूस किया था कब, 1859 में। ठीक है, 1859 में क्या था, इस चीज़ का इंपॉर्टेंट क्या है देखो समझना। जैसे आजकल क्या होता है, जैसे काउंसिल, पहले बार आपको इसमें आता, काउंसिल मेंबर्स वेर गिवन डिपार्टमेंट सेम एज मिनिस्ट्री टुडे। जैसे आज की डेट में क्या होता है, हम किसी को डिपार्टमेंट देते हैं ना। अब प्रधानमंत्री तो सारी चीज़ें नहीं कर सकता कि वो फाइनेंस भी देख ले रहा है, डिफेंस भी देख ले रहा है, आपका कोई और रेलवे भी देख ले रहा है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते थे, कम्युनिकेशन भी देख, ऐसा तो हो नहीं रहा ना, सारी चीज़ एक ही देख रहा है। माना कि हेड प्राइम मिनिस्टर रहेगा, लेकिन वो उसने अपने काम को क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया ना, कि सबको दे दिया कि सब अपने काम को एक एक डिपार्टमेंट दे दिया और वो डिपार्टमेंट में अपना बेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो वही चीज़ के लिए यहाँ पे उसको कहते हैं पोर्टफोलियो। तो उस वक्त भी क्या करा था, इसने क्या करा था, हर किसी को एक एक डिपार्टमेंट दे दिया था जिससे कि वो अपने डिपार्टमेंट में काम करे। तो पहली बार जो इंट्रोड्यूस हो रहा पोर्टफोलियो सिस्टम, वो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के थ्रू हुआ था, लॉर्ड कैनिंग ने करा था। ठीक है, तो ये चीज़ है कैसे धीरे धीरे चीज़ें आज की डेट में भी हमारे साथ हैं। जैसे हम मिनिस्ट्री देते हैं किसी को हमने कोई मिनिस्ट्री दे दी, वाटर की दे दी, किसी को हम रोड की दे रहे हैं, किसी को हम फाइनेंस की दे रहे हैं, किसी को डिफेंस की दे रहे हैं। तो ये मिनिस्ट्री का जो पावर देना है वो यहीं से शुरू हुआ था। ठीक है, 14 पॉइंट देखो, पावर ऑफ मेकिंग ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस मतलब होता है विधेयक पास करना। जैसे कभी कभार क्या होता है, जब हमारी विधानसभा नहीं चल रही होती है तो उस वक्त क्या करता है कि गवर्नर, या फिर आप कह सकते हो प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, कोई एक ऐसा रूल पास कर सकता है जो कि उसे लगेगा कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, इमरजेंसी, ड्यूरिंग इमरजेंसी, इमरजेंसी कब होती है, जिस वक्त क्या होता है कि ये चीज़ें नहीं चल रही होती हैं। तो तो गवर्नर या आपका कह सकते हैं प्रेसिडेंट यहाँ पे आपका रूल पास कर सकता है बिना किसी और लोगों के। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे क्या कर दिया, लॉर्ड कैनिंग ने भी क्या करता है, वेस्टरॉय ने भी एक अपनी पावर इंट्रोड्यूस कर दी थी कि जब इमरजेंसी चल रही होगी तो मैं एक विधेयक पास कर सकता हूँ, एक ऑर्डिनेंस पास कर सकता हूँ। जैसे सपोज करो उसने कुछ एक लॉ पास कर दिया, ठीक है, तो वो लॉ पास कर सकता है और उस लॉ के थ्रू ही चीज़ें चलेंगी। लेकिन याद रखना कि इसकी वैलिडिटी कब तक रहेगी, 6 महीने तक रहेगी। ठीक है, 6 महीने तक इसलिए रहेगी, कहते हैं कि 6 महीने के बाद उस
कहीं ना कहीं फिर विधानसभा दोबारा बैठ जाएगी और विधानसभा को अगर लगेगा कि ये चीज़ लॉ सही है तो वो उसको आगे बढ़ाएंगे पास करके, नहीं तो उनको लगेगा कि लॉ सही नहीं है तो उसको वो बिना पास करे, अगर पास नहीं करते तो 6 महीने में उसकी वैलिडिटी खत्म हो जाएगी और वो विधेयक, वो ऑर्डिनेंस खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे नई पावर इंट्रोड्यूस करी थी। अब देखो इंडियन काउंसिल एक्ट की 1861 में इंपॉर्टेंट याद चीज़ है डिसेंट्रलाइजेशन होता। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, देखो अभी तक हम पढ़े थे सेंट्रलाइजेशन। ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या कर रही थी, ईस्ट इंडिया कंपनी से सारी पावर खींच के अपने पास ला रही थी, सेंट्रलाइजेशन कर रही थी, सारी पावर अपने पास ले रही थी। अब क्या करेगी, यहाँ से डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर करेगी। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट की कंप्लीट पावर किसको मिल गई है, ब्रिटिश गवर्नमेंट को मिल गई है। अब वो यहाँ पे से क्या करेगी, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर करेगी, मतलब जो पावर उसके पास है सारी, उस पावर को क्या करेगी वो स्टेटों में बांटेगी। जैसे कि इससे पहले हमने देखा था कि हमने सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर करी थी जब, तो हमने ये कहा था कि जैसे आपने देखा होगा चार्टर एक्ट 1833 में, वहाँ पे क्या हुआ था कि हमने कहा था अब मुंबई और मद्रास अपने कोई रूल नहीं बना सकते, क्योंकि सारे रूल हमने किसको दे दिए, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया था ना उस वक्त, हमने सेंट्रल पावर बना दी थी। हमने कहा था सेंट्रल पावर ही डिसाइड करेगी। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ था, अब हमने क्या करना चाहा, पावर सेपरेट पावर देनी शुरू करी। हमने क्या कहा, देखो न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल वर मेड, ठीक है, नई लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी, सब लोगों की अपनी अपनी काउंसिल बनना शुरू हुई। बंगाल की बनी, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटायर प्रोविंसेस, NWFP, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट साइड का जो आज की डेट में अभी भी नाम इसका यही है, पाकिस्तान में पड़ता है ये, ठीक है। इसमें इसकी भी अपनी खुद की लेजिस्लेटिव बनी, इसकी विधानसभा बनी अपनी, पंजाब की अपनी बनी, और मुंबई और मद्रास की तो आप देख ही रहे थे कि initiated the process of decentralization by restoring the power of Madras and Mumbai provinces। इन्होंने क्या किया, इनकी जो हमने पावर ली थी हमने, अब हमने क्या करी, इनको पावर देनी, रिस्टोरिंग मतलब पावर इनका वापस देनी शुरू करी, ठीक है। हमने इनको वापस लौटाई इनकी पावर, कि अब ये भी क्या बनाएंगे, अपनी विधानसभा चलाएंगे और अपने रूल्स बनाएंगे, अपने एरिया के हिसाब से अपना काम करेंगे। अभी तक हमने सेंट्रलाइजेशन किया था, अब हमने डिसेंट्रलाइजेशन कर रहे हैं। पावर ली थी, अब हम पावर दे रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है इस वाले एक्ट के थ्रू। अब नेक्स्ट आया आपका इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। अब ये चीज़ क्या है, इंडियन 92 में समझना, हाँ